बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम सुनो हिंदुस्तान के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मेरे साथ हैं अजीम राना। हमारी इस खसूसी नशरियात का सिलसिला जारी है और हम भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब उन्हीं की जुबान में देने वाले हैं। तो सुनो हिंदुस्तान, ये खेल तुमने शुरू किया लेकिन इसको अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। तुम्हें अपनी फौजी अददी बर्तरी का गरूर है, होना भी चाहिए कि तुम तादाद में हमसे ज्यादा हो, लेकिन जंगें कब किसने तादाद की बुनियाद पर जीती हैं। सुनो हिंदुस्तान बदर के मैदान से लेकर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट तक हमारी तारीख गवाह है। हम हमेशा तादाद में कम रहे लेकिन हर जंग के फाते भी हम ही रहे। और फिर जन्नत, हम मुसलमान चूंकि कुरान मजीद से अपनी इंस्पिरेशन लेते हैं, तो सुनो हिंदुस्तान सूरह इनफाल की रोशनी में दुश्मन के खिलाफ हमारी फौज हमेशा तैयार हालत में है। हमारे बारूद खानों में ताज़ा बारूद की महक फैली है, हमारी तोपें आग उगलने को बेताब हैं। सुनो हिंदुस्तान, खित्ते के हालात तब्दील हो चुके हैं। बांग्लादेश में आई तब्दीली ने तुम्हारे मंसूबों को बर्बाद कर दिया है। नागालैंड, आसाम और मणिपुर में मौजूद तुम्हारी 4.5 लाख फौज फंस कर रह गई है। तो सुनो हिंदुस्तान, अब हसीना वाजिद भागकर तुम्हारे मुल्क में बैठी है। बांग्लादेश की नई हुकूमत तुम्हारी फौज के लिए ट्रांजिट रूट बंद कर चुकी है। अब तुम्हें 7 सिस्टर्स रियासतों से फौज पाकिस्तानी सरहद पर लानी है, तो फौज चंद घंटों की बजाय 3 दिन बाद पाकिस्तान तक पहुंचेगी। और ये 3 दिन हमारे लिए बहुत होंगे। याद रखो हिंदुस्तान, ये कोई सालों की जंग नहीं होगी जैसे रूस और यूक्रेन के दरमियान है। सुनो हिंदुस्तान, ये सिलीगोर कॉरिडोर तुम्हारे लिए ऐसे फंदे का काम करेगा जो तुमने सोचा भी ना होगा। जी बिल्कुल, और ये तो लम्हों की जंग होगी जिसमें तुम्हें इंशाल्लाह मात होगी। सारी सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। हमारे मेहमान दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और भारतीय फौज के मूवमेंट के मसाइल जो है इनसे डिस्कस करने वाले हैं हम। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भारत के लिए बांग्लादेश का माहौल फ्रेंडली नहीं रहा। अगर इंडिया ने पाकिस्तान से जंग छेड़ी तो बांग्लादेश में सिलीगोरी राहदारी निशाना बन सकती है। ढाका हुकूमत ने ट्रांजिट ट्रेड कॉरिडोर मुअत्तल किया तो भारतीय नॉर्थ ईस्टर्न कमांड के 4-4.5 लाख फौजी फंस सकते हैं। ये मंजरनामा भारत के लिए कितना हौलनाक होगा? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। दूसरा, मैं सुनो चैनल का ये जो इनिशिएटिव है इसको अप्रिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि हम ये जो मीडिया पे जो कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन साइड पे जो सीनियर एलिमेंट्स हैं वो हमारी बात सुने और उनको अकल आए कि वो एक बहुत खतरनाक खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे आपने जिक्र किया कि बांग्लादेश की सिचुएशन चेंज हो चुकी है। हसीना वाजिद ने एक इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था कॉरिडोर का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ये जो फोर्सेस हैं जो 7 सिस्टर्स में 4.5 लाख के करीब सोल्जर्स उनके मौजूद हैं, इनको शिफ्ट करने के लिए ईस्टर्न बॉर्डर पे दैट इज हमारे बॉर्डर पे जी, तो इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे वो उसके लिए क्रिटिकल था। कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटेजी जो चंद दहाइयां पहले इंडिया लेके आया था, उसके लिए क्रिटिकल था कि ये फोर्सेस को इमीडिएटली हमारे बॉर्डर के ऊपर अवेलेबल हों। लेकिन अब जबकि सिचुएशन बांग्लादेश में टोटली चेंज हो चुकी है और बांग्लादेश में अब इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुर्बतें बढ़ रही हैं और बांग्लादेश उस तरीके से एक अलाय नहीं है इंडिया का जैसे कि पहले था। तो ये जो आप जिक्र कर रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको चिकन नेक भी कहा जाता है। जी। जहां से इन फोर्सेस ने गुजरना है, ये 4.5 लाख फोर्सेस, हमने जब कभी भी वॉर प्लानिंग की है तो हमेशा हमने देखा है कि ये फोर्सेस इंडिया के लिए क्रिटिकल हैं। जब तक ये फोर्सेस ईस्टर्न हमारे बॉर्डर के ऊपर नहीं आती, इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे नहीं आती, तो इंडिया को जो हल्की सी एज पाकिस्तान के ऊपर, बहुत बड़ी एज नहीं है, जो हल्की सी एज है पाकिस्तान के ऊपर, वो एंजॉय नहीं कर सकता। तो इस सूरत में जैसे आपने कहा है कि उस पर बहुत टाइम लगेगा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो बहुत खूबसूरत, आपने कहा है कि वो उसके गले का फंदा साबित हो सकता है। और उस टाइम में जब मोबिलाइजेशन होती है, उस टाइम में पाकिस्तान जो है वो बहुत कुछ हासिल कर चुका होगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, अगर हम हिंदू इंतहा पसंदी की बात करें तो हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ क्या कुछ हो रहा है हम सब जानते हैं। सिखों के साथ किस तरह का सलूक है, मणिपुर में ईसाइयों के साथ क्या हुआ। अगर हम भारतीय फौज की बात करें तो सिखों ने तो कह दिया कि हम नहीं लड़ेंगे और बाकी जो अक़लियतें हैं वो भी नहीं लड़ेंगी। तो ये जो गरूर करता है भारत अपनी फौज पर, ये कैसे लड़ लेगा पाकिस्तान के साथ? देखिए जन्नत, हमें जो इंडियन सोसाइटी है उसको भी देखना है और इंडियन आर्म फोर्सेस को भी देखना है। इंडियन सोसाइटी जो है वो स्ट्रेटिफाइड है, वहां पे तबकात हैं। हिंदू कम्युनिटी के अपने 4 तबकात हैं, डिवीजन है वहां पर, और उनमें बहुत ज्यादा
वेरिएशन है। इसके अलावा वहां पे जो अकलियतें हैं, दैट इज सिख हो गए, मुसलमान हो गए, वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत हाई प्रोपोर्शन में है। सिख जो है वो ओवरऑल इंडियन सोसाइटी में 1.86% हैं, जबकि आर्मी में 8% सोल्जर्स जो है वो सिख हैं। और जो मुसलमान हैं वो ओवरऑल 14.2% है इंडिया के, जबकि आर्मी में 3% हैं। ये दोनों, और अगर मैं नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की बात करूं, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की बात करूं, तो उसमें 50% मुसलमान है। तो आप देखें ये जो सिचुएशन अभी बन रही है, मुसलमानों को बुरा भला कहा जा रहा है, मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि ये जो इस्लाम है वो एक टेररिस्ट रिलीजन है, पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। तो इस एनवायरनमेंट में ना सिख दिल के साथ इंडियन आर्मी के साथ होंगे और ना ही मुसलमान होंगे। तो ये वो सिचुएशन है जिसको इंडिया बहुत अच्छे तरीके से समझता है। बिल्कुल सर, ऐसी बहुत सी वीडियोस भी सामने आ रही हैं कि जो इंडिया में कश्मीरी मुसलमान हैं उनसे ज़बरदस्ती पूछा जा रहा है कि आप पाकिस्तान का नाम लें, पाकिस्तान के बारे में बात करें, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते। वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से इल्हाक करना चाहते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं कि जो उनका मुसलमानों के साथ रवैया है, तो वो जो अपनी फ़ौज पे गरूर करना, तकब्बुर होना, तो क्या वो मुसलमान भारत के लिए या भारत के दिफा के लिए लड़ेंगे? आप यकीन करें कि मैं बीजेपी को अपने लिए एक फ्रेंडली फोर्स समझता हूं। बीजेपी जो है वो एंटी थीसिस है सेक्युलरिज्म के लिए। सेक्युलरिज्म जो है वो एक पावर थी, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी इंडिया की, और सबसे ज्यादा जिसने डैमेज किया सेक्युलरिज्म को वो बीजेपी ने किया है। और बीजेपी प्रो थीसिस है टू नेशन थ्योरी के लिए। टू नेशन थ्योरी जो कि 1971 वॉर में इंदिरा गांधी ने कहा था मैंने बे ऑफ बंगाल में बहा दी है, वो बीजेपी ने अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से उसको रिवाइव किया, उसको दोबारा से जिंदा किया है। तो इन हालात में जबकि जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है इंडिया में, तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है इंडिया की, कि इंडिया जो है वो उस तरह की अगर कोई मार का आजमाई करता है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, ना सिर्फ हमारी साइड से बल्कि अंदर से भी। जी जनरल साहब, हम लोग चूंकि कुछ टेक्निकल पोजीशंस को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की स्पेशली हम बात कर रहे हैं। अब बांग्लादेश में अगर हम करंट पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो वो भारत के लिए उस तरह से साजगार नहीं है जिस तरह से हसीना वाजिद के टाइम में थी। तो कितनी इंपॉर्टेंस होगी इस वक्त बांग्लादेश की, और डिसाइसिव मोमेंट क्रिएट कर सकता है ये पाक भारत अगर जंग होती है तो? आप यकीन करें कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ना सिर्फ इसका लिंकेजेस बांग्लादेश के साथ हैं बल्कि इसके लिंकेजेस चाइना के साथ भी हैं। बिल्कुल। अगर आपको याद हो 2017 में दोकलम एक रीजन है भूटान का, जहां पे कि चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ हुआ था, और उसके बार बार हम देखते हैं उसके बाद कई दफा यहाँ पे स्क्रमिशेस हो चुकी हैं। तो इसके लिंकेजेस दोनों तरफ से हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ना वो इंडिया के लिए गले का फंदा साबित होगा। अगर ये फोर्सेस जो कि ईस्ट में बैठी हुई हैं, सेवन सिस्टर्स में, ये अगर इनकी जो मूवमेंट है वो टाइमली ना हो सके, या वो जो है वो उसमें टोटली रुकावट आ जाए, तो ये बहुत बड़ा एक धचका होगा इंडियन आर्मी के लिए, जो कि पाकिस्तान की माइट को फेस कर रहा होगा अपने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। अच्छा सर, अगर हम भारत की बात करें तो बहुत सी ऐसी तहरीकें चल रही हैं जो कि एक अलहदा स्टेट चाहती हैं, जैसा कि आपने सेवन सिस्टर्स की बात की, खालिस्तान मूवमेंट भी चल रही है। तो क्या इन हालात में हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ जंग की गलती कर सकता है? देखिए, मैं यहाँ पे इंडिया की वल्नरेबिलिटीज का जिक्र करना चाहूंगा, और ये कम अज कम मैंने जो लिस्ट बनाई है वो 10 के करीब है। कश्मीर इंडिया की बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। सही। कश्मीर को इंडिया चाहता है कि ये बायलैटरल रहे, लेकिन वो अपनी हरकतों से उसको इंटरनेशनलाइज कर देता है। पंजाब एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। सिख कम्युनिटी कह रही है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि पंजाब में एक पंजाबी का गाना लॉन्च हुआ है जो कि इंडिया ने बैन किया है, और वो उसका बेसिक जो अल्फाज यही है कि हम पाकिस्तान को किसी तरीके से भी मुर्दाबाद नहीं कह सकते। इसके अलावा जो सेवन सिस्टर्स है, असम हो गया, नेक्स्ट फ्लाइट इंसर्जेंसी होगी, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर इटसेल्फ, ये बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटीज है इंडिया की। और दूसरा, मैं अगर उनके आर्म फोर्सेस की बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको वो अपनी ताकत के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली उनकी बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। इसी वजह से हमारी जो पाकिस्तान नेवी के जो एक्शंस की वजह से उसे अब बैक ऑफ करना पड़ा है, और वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस ले गया है। तो ये वो एनवायरनमेंट है जिसमें कि इंडिया को ये समझना चाहिए
कि सिचुएशन उसके लिए उतनी फेवरेबल नहीं है जितनी वो समझता है। ना तो वो इतना बड़ा है जितना वो बढ़ के मारता है, और ना ही उसके लिए ये वल्नरेबिलिटीज एड्रेस करना को बहुत बहुत ज्यादा आसान होगा। जनरल साहब, वैसे इतनी डिविजन्स हैं और अभी आपने भी जितने भी भारतीय मसाइल हैं उनका जिक्र किया है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ये तो क्लियर पाकिस्तान जो है वो क्लियर फतह हासिल कर सकते हैं सारी सिचुएशन में, तो ये तो वाज़े बरतरी है, पाकिस्तान एडवांटेज में है। देखिए, एक चीज जो इंडिया को समझने की जरूरत है वो ये है कि जबकि इंडिया जो है वो एक नेचुरल अलाय है यूएस का, और यूएस उसको तैयार कर रहा है चाइना के खिलाफ, तो पाकिस्तान एक नेचुरल अलाय है चाइना का। चाइना जो है वो एक उभरती हुई ताकत है, और अमेरिका जो है वो एक डिक्लाइनिंग पावर है। चाइना जो है वो हमारा नेबर है, और अमेरिका एक डिस्टेंट पावर है, एक दूर का नेबर है। और जब कभी अमेरिका की ताकत में कमी आएगी तो अमेरिका श्रिंक करेगा, जैसे कि इंग्लैंड ने या यूनाइटेड किंगडम ने श्रिंक किया था। सो चाइना की मौजूदगी में जितने भी हमारी ये सिचुएशंस हैं, चाहे वो कश्मीर डिस्प्यूट है या ये जो एनवायरनमेंट बनी हुई है, ये बायलेटरल नहीं, ये ट्राइलेटरल है। बिल्कुल। जबकि इंडिया को अमेरिका कोशिश कर रहे तैयार करने की एज ग्लोबल प्रोडक्शन हाउस। अमेरिका की जो टैरिफ वॉर है उसके बाद अमेरिका की कोशिश है कि वो जो जितनी भी प्रोडक्शन है वो चाइना से शिफ्ट हो जाए इंडिया में। तो इंडिया कितना बड़ा लॉस होगा अगर कोई इस तरह की मार का आजमाई होती है कि इंडिया जो है वो बहुत कई दहाइयों तक संभल नहीं सकेगा। और जनरल साहब, वैसे भी अगर एक्सपर्टीज़ की भी हम यूजुअली बात करते हैं तो जो हमारे पास फैक्ट्स मौजूद हैं, हमारे जो ज़राए हमें बताते हैं उस हवाले से भारतीय अफवाज के अगर जवानों की जिक्र करें तो औसतन 35 साल की एक उम्र है। हमारे यहाँ 25 साल के जवान मौजूद हैं, और उस तरह अगर जज्बे की बात करें तो हमारे जवान तो जज्बा शहादत से वैसे ही लिबरेस हैं, और भारत में इतनी इटसेल्फ डिमोरलाइजेशन मौजूद है। बहुत खूबसूरत आपने बात की। जैसे मैंने कहा, देखें इंडियन आर्मी का अगर आप डीएनए देखें, इंडियन आर्मी के रेप इंसिडेंट्स हैं, इंडियन आर्मी के फेक एनकाउंटर्स के इंसिडेंट्स हैं, इंडियन आर्मी में होमिसाइड और सुसाइड के इंसिडेंट्स हैं, इंडियन आर्मी में लो मोराल के इंसिडेंट हैं, और सबसे जो बड़ी बात है जो आपने शुरू में जिक्र किया था वो है फेथ, हमारा ईमान। जी बिल्कुल। आप जो जिक्र कर रहे हैं कि हमारी जो जवान है वो फुली चार्ज है और उनमें शहादत का जज्बा है। मैं अगर आपको अपनी जाती बताऊं कि मुझे 6 साल हो गए रिटायर हुए 60 ईयर्स मेरी एज है। मुझे आज अगर जाना पड़े बॉर्डर के ऊपर तो मैं दूसरी दफा सोचूंगा नहीं। ये वो जज्बा है जिसका कोई काउंटर नहीं है इंडिया के पास, और इससे जबकि इंडिया की तादाद ज्यादा। बिल्कुल, और वही ना, तादाद मैटर नहीं करती, जज्बा मैटर करता है। और अगर हम भारत की बात करें अजीम, जैसा कि आपने मेंशन किया कि अंदरूनी इतने इख्तलाफात चल रहे हैं, चाइना के साथ उनके हालात कशीदा हैं, तो इस तमाम सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल कि भारत ऐसी गलती करेगा। और पाकिस्तान ने जो 2019 में भारत का हश्र किया था उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सुनो हिंदुस्तान वालों, जब तुम लोग अपनी अक़लियतों से भयानक सलूक करोगे तो तुम सोचो क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ तुम्हारा साथ देंगे। सुनो हिंदुस्तान तुम्हारी आबादी का कुल 20% अक़लियतों पर मुश्तमिल है, जिनमें सिख, मुसलमान और ईसाई शामिल हैं, जिनकी इबादतगाहें और मालो इज्जत हिंदुस्तान में महफूज नहीं। तुम्हारी फौज में से सिख पहले ही तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार नहीं, यानी भारतीय फौज की 21 सिख रेजिमेंट्स तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। ਅੱਜ ਹੈਗਾ 2025 ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਅਸ਼ੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਚੇਗਾ ਮੋਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। सुनो हिंदुस्तान वालों, सोचो 7 लाख फौज कश्मीरी मुजाहिदीन के निर्गे में, 4.5 लाख फौज बांग्लादेश के निर्गे में रह गई, तो पीछे लड़ने को बचेगा कौन। सुनो हिंदुस्तान, चीन से तिब्बत का मार्का याद है या भूल गए जब नोकीली कीलों वाले डंडे लेकर चीनी फौजी तुम्हारी जानिब भागे तो तुम्हारे फौजी यखबस्ता दरिया में कूद गए। क्या तुम एक मायूस और हौसला खो देने वाली फौज को हमारी शेर जवानों से लड़ाओगे। सुनो हिंदुस्तान, तुम जानते ही होगे कश्मीर में कितने हिंदुस्तानी फौजियों ने खुदकुशी की, कितने ऐसे थे जिन्होंने मैदान जंग में उतरने से इनकार कर दिया,
और कितने वो थे जो हुर्रियत पसंद कश्मीरियों के सामने हथियार छोड़कर भागे। इन हालात में तुम अददी बर्तरी की बुनियाद पर जंग जीतने की बातें करते हो, क्या तुम अहमकों की जन्नत में रहते हो? तो इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सर कहिएगा कि पाक भारत रिवायती हथियारों के मवाजने में भारत को बर्तरी हासिल है, लेकिन गैर रिवायती हथियारों में पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में आप कहां देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जब आप कंपैरिजन करते हैं मुख्तलिफ ममालिक के अफवाज का, तो हम सिर्फ हथियारों की बात नहीं करते हैं। हम ज़्यादा बात जो है ना हथियार के चलाने वालों की बात करते हैं। तो हथियारों में का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं सबसे पहले मिसाइल्स की बात करूँगा। आपने देखा था कि 9 मार्च 2022 को इंडिया ने एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर दाग दिया था, जो कि खानेवाल में जाकर गिर गया था। और उस मिसाइल के चलाने से बहुत से इंटरनेशनल एयरलाइंस को शदीद नुकसान पहुंचना था। अल्लाह का शुक्र है कि अंदर गिरकर तबाह हो गया। पाकिस्तान ने उस पर रिस्पॉन्स नहीं किया, और जब इंडिया ने इंक्वायरी की तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये तो गलती से फायर हो गया। अब देखें, ये अब ऐसी चीज़ों में गलती तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। और अगर कोई मिसाइल अपनी हदफ से हट कर गिरता है तो जाहिर बात है कि जो उनकी जहाँ पे भी हमारी जो मीन्स ऑफ डिलीवरी है, मैं मिसाइल्स की बात कर रहा हूँ, तो ये कंक्लूजन बाहर के लोगों की यही है कि वी हैव एन एज इन दैट, और ये कि वो हमारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उनकी कोशिशों से हुआ है। और साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो हमारे लोगों की बेहतर तरबियत है इस सिलसिले में, वो भी बहुत अहम है। मैं न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इंडिया को पता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में वी आर फार सुपीरियर टू देम। शायद नंबर में भी अगेन में भी लिमिटेड, लेकिन जहाँ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है दैट इज़ टॉप ऑफ द लाइन। और हमारी जो मिसाइल्स हैं वो भी टॉप ऑफ द लाइन है। सो मच सो आपको याद होगा कि पिछले मेरे ख्याल में 4-5 महीने बाइडन के ज़माने में उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, उन्होंने हमारे मिसाइल प्रोग्राम को, जो कि बिल्कुल दिफाई नौइयत के हैं, उसमें जो हमारी डेवलपमेंट है वो उन्होंने अपने लिए खतरा करार दिया। तो उनको मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है, और इंडिया को भी मालूम है कि अगर खुदा न खास्ता वो हमारे ऊपर हमलावर होते हैं तो फिर जवाब जो उनको मिलेगा, तो वो फिर उनको सही पता चल जाएगा कि हमारी चाहे अददी बर्तरी ना हो, लेकिन जो हमारी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है, जो हमारी वहाँ पे जो तरबियत है इसको रखने में, चलाने में, मेंटेन करने में, वो दुनिया में पहले नंबर पे है। जनरल साहब, ये कहिएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तानी मिसाइल भारतीय मिसाइलों से ज्यादा मोहलिक हैं? देखिए, मोहलिक का होना वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस मद में उनको इस्तेमाल करना है। क्या आपने उसके साथ कन्वेंशनल वॉर हेड लगाना है या न्यूक्लियर वॉर हेड लगाना है। लेकिन जो भी आपने उसके साथ वॉर हेड लगाना हो, मैंने इस सवाल का जवाब पहले ही दे दिया है कि उस मद में हमारे जितने भी स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम्स हैं वो भारत से बेहतर हैं, बल्कि दुनिया में टॉप रैंकिंग है। अच्छा बताइएगा कि पाकिस्तान का जो एटमी जखीरा भारत के बराबर है, पाकिस्तान एटमी हथियार छोटे मिसाइलों से भी अपने हदफ तक मार सकते हैं, क्या ये खुसूसियात भारतीय मिसाइलों में हैं? लेकिन चाहे वो कोल्ड स्टार्ट करे या वार्म स्टार्ट करे, वो हमारी अफवाज को पता है, और उसका जो रिस्पॉन्स है वो हमारे पास तैयार है। और वो किसी किस्म का भी स्टार्ट करेगा तो स्टार्ट को जो है हम रोकेंगे, उसको पसपा करेंगे। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि देखें,
अगर जंग का जवाब जो है उनका गलत है, मसलन अभी अगर वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं तो बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया है, और अगर वो पाकिस्तान के पानी को रोकने की बात करते हैं, और पाकिस्तान उसकी वजह से अगर इंडिया और पाकिस्तान में जंग शुरू होती है, तो उनके जो जंग का जवाब है वो गलत होगा। अगर हमने अपना दिफा करना है, दिफाई जंग हम लड़ रहे हैं पाकिस्तान की बका के लिए, और हमारा जो कॉज है वो सच्चा कॉज है, तो उस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और ये भी आपको मैं बताना चलूँ कि देखें, जो हमारी तरबियत है वो ना सिर्फ उनसे बेहतर है, इंडिया से बेहतर है, बट सारी दुनिया जानती है कि उनके आर्म फोर्सेस के सीनियर लोग हमारे इदारों में तरबियत लेने के लिए आते हैं, और ये उनका एक कलेक्टिव ओपिनियन है कि हमारी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो दुनिया में बेहतरीन है। साथ ही इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास किस तरह की क़यादत है। तो हमारी चूँकि लीडरशिप ऐसी है कि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करती है। वो अपने जवानों के लिए और फॉलोअर्स के लिए एक मिसाल कायम करती है। तो ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। और ये साथ-साथ बताऊँ कि जिस तरह कायद-ए-आज़म ने फरमाया था, पूरी नेशन के लिए उन्होंने एक मोट्टो दिया था, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन का। तो जो पाकिस्तान मिलिट्री है, आर्म फोर्सेस हैं, वो अवाम की तरह इस मोट्टो के ऊपर अमल करती हैं, जो कि सबसे बड़ा मैं समझता हूँ एक फोर्स मल्टीप्लायर है। और एक और मिसाल आपको मैं देता हूँ कन्वेंशनल लेवल के ऊपर। ये देखिए, इंडिया का एक अर्जुन टैंक था, जो कि उन्होंने 1971 में बनाने की कोशिश की, चलाया उसको। 20 साल उनको लगे हैं, और वो टैंक जब तैयार हुआ तो इंडियन आर्मी ने उसको लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें इतनी खामियां थी, और उसकी कीमत इतनी ज़्यादा थी कि इंडियन आर्मी ने उसको नहीं लिया। ये भी एक एग्जाम्पल है कि इंडिया जो है ये टेक्नोलॉजी में हमसे सुपीरियर नहीं है। और एयरफोर्स की अगर मैं बात करूंगा, देखें तो ऑपरेशन स्विफ्ट पिटॉट, जो बालाकोट के ऊपर हमला हुआ था, तो उसके जवाब में जब पीएफ ने रिस्पांस दिया, तो आपने देखा कि ना सिर्फ इंडिया के 2 तैयारे गिराए हैं। आपको पता है अभिनंदन साहब के एपिसोड का, कि पाकिस्तानी फौज ने उसको चाय भी पिलाई। इस दफा अगर कोई आता है तो उसको कुछ नहीं, चाय नहीं पिलाई जाएगी। साथ साथ देखिए, वहां पे जवाबी तौर पर जब इंडियन एयरफोर्स ने एक्शन करना चाहिए, तो एक हेलीकॉप्टर, एयर डिफेंस का हेलीकॉप्टर था, जिसमें सीनियर आईएएफ के ऑफिसर सवार थे, और उन्होंने खुद ही अपने मिसाइल से अपने हेलीकॉप्टर का को निशाना बनाया, उसको, वो तबाह हो गया, और सारे उनके जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो हलाक हो गए थे। तो उनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि इस तरह की जो अगर ट्रेनिंग के इनके अगर शॉर्टफॉल्स है, तो बहुत सीरियस शॉर्टफॉल्स हैं इनके। और उस वक़्त तो एक बड़ी इंक्वायरी भी हुई इंडियन एयर फोर्स की तरफ से, ये कैसा हो गया, और इसका ब्लेम तो मोदी साहब को जाता है स्ट्रेट अवे, इसलिए कि उसने किसी को बताया ही नहीं था कि उसने क्या करने वाला है। तो अफरा तफरी में खुद ही उन्होंने अपने लोगों को मारा और जहाज गिराया। तो ये भी एक सीरियस उनकी एक लिमिटेशन है, और उससे उनको सबक सीखना चाहिए कि अगर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, तो बहुत ही एक सुपीरियर फोर्स जो है उनके सामने खड़ी है, जो कि पाकिस्तान की दिफा के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, और हर बंदा जान की बाजी लगाने को तैयार है। जनरल साहब, हिंदुस्तान अपनी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन के जरिए पाकिस्तान को रिवायती जंग में उलझाना चाहेगा, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान अपनी दिफाई जंगी हिकमत अमली का इजहार कैसे करेगा? मैं समझता हूँ कि भारत जो है अपने जो छोटे न्यूक्लियर वेपन्स है, जिसको टैक्टिकल या सब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, उसकी कैपेबिलिटी हासिल करने की वो कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी पहले से मौजूद है।
और ये कैपेबिलिटी ऐसी कैपेबिलिटी है जिसको हम कहते हैं कि आपको फुल स्पेक्ट्रम आपको एक कैपेबिलिटी मिलती है और सब टैक्टिकल से लेकर और स्ट्रेटेजिक लेवल तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये सारी कैपेबिलिटीज मौजूद है। लेकिन ये कैपेबिलिटीज मैं क्लियर करना चाहूँ कि ये एसेंशियली डिटरेंस के लिए कि दुश्मन को पता हो कि भाई हमारे पास ये कैपेबिलिटी है और अगर वो तादाद के गुरूर में पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है या ये समझता है कि पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है शायद वो इनएडिक्वेट हो, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान तैयार है, अगर उसके ऊपर जंग इम्पोज की जाती है तो वो अपने हुकूक के लिए हमारी जो वाटर राइट्स हैं, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी है और हमारी पर्टिकुलरली हमारी जो वाटर सिक्योरिटी के लिए उसके लिए बिल्कुल तैयार है। लिहाजा इंडिया को चाहिए कि वो जो उसने सोच बनाई हुई है वो उससे बैकअप कर जाए और इस इलाके को अमन का गहवारा बनने दे। और अगर यहाँ पे अमन नहीं आता तो जाहिर बात है कि इससे इंडिया, पाकिस्तान बल्कि पूरे खत्ते के लोगों को नुकसान होगा। जी, बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया और जो आपके व्यूज़ हैं वो यकीनन हमारे लिए भी और स्पेशली अगर हिंदुस्तान की आवाम भी हमें सुन रही है। हाँ, वैसे तो हिंदुस्तान भी समझ में आ जाएगा। हिंदुस्तान ने सुनो न्यूज़ को बैन किया हुआ है, लेकिन हमारी आवाज़ पहुंच जाएगी, बिल्कुल, और पहुंचनी भी चाहिए। और जन्नत हम लोग यहाँ तक नहीं रुकेंगे, जितने भी फॉल्ट लाइंस हैं, जितने भी इनके मामलात हैं, उसको आने वाले दिनों में भी हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से एक्सपोज करेंगे। भारत दावे तो बहुत बड़े बड़े करता है, लेकिन अमली तौर पर भारत कुछ भी नहीं कर सकता, ये हम सब जानते हैं। तो आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए।